बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने एसिड तथा बेस की डिफिनीशन, उनकी प्रॉपर्टीज तथा उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। आज हम अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन की प्रकृति तथा इनकी प्रबलता को कैसे मेजर किया जाएगा, इसे हम देखेंगे। साथ ही साथ हम पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल कैसा बिहेव करता है। तो आप जानते हैं अम्ल की जो प्रकृति होती है वह अपने जलीय विलयन में H+ आयन देने की होती है। यदि हम जल को लें तो जल का जो विघटन होगा, जल का यदि हम आयनीकरण करें तो आप जानते हैं कि H2O को यदि हम डिसॉल्व करें, आयनों में तोड़ें तो H+ प्लस OH- आयन में टूटता। अब यहाँ पे चूंकि जल का एक ही कण तो उपस्थित नहीं होगा, तो यदि हम इसमें एक जल यहाँ पे और विद्यमान है तो यह H+ आयन जो यहाँ से निर्गत हुआ, ये काफ़ी अनस्टेबल होता। अपनी इस अनस्टेबिलिटी के कारण H+ आयन निकट विद्यमान एक जल के अणु से रिएक्ट करके यह बना लेता है H3O पॉजिटिव आयन, और इस आयन को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। ये तो जल है कि जल का विघटन कैसे होगा और जल के कण कैसे हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। यदि हम जल में किसी अम्ल को घोल दें, जैसे हम कहें कि हम HCl को इस जल में घोल दें, तो यहाँ पे होगा क्या कि H+ टूटेगा, Cl- आयन टूटेगा, और साथ साथ जो यहाँ पे H2O विद्यमान है H2O विद्यमान ही रहे। अब चूंकि हमने देखा कि यहाँ पे H+ आयन ये अनस्टेबल होता है, इसलिए यह इस H2O से संयोग करके H3O पॉजिटिव आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात कोई भी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहेगा। अम्ल का जब जलीय विघटन करेंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, तो उसमें दो आयन्स मिलेंगे। एक तो उसका जो ऋणायन होगा, जैसे Cl- यहाँ पे है, और एक धनायन होगा। तो धनायन अम्ल का H+ आयन के रूप में ना होकर के हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होता है। यहाँ पे यही चीज इस नोट्स में दिया गया है कि अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। निश्चित तौर पे H+ आयन उत्पन्न करेंगे, किंतु यह जो H+ आयन होगा वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में उस विलयन में उपस्थित होगा। अम्ल द्वारा उत्पन्न H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में जल में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, अगर हम HCl के अलावा दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे दिया H2SO4। इसकी जब हम जल में विलयन बनाएंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप H2 है तो 2H+ आयन हो जाएगा, सल्फेट का नेगेटिव आयन बन गया, और जो यहाँ पे H2O लिए गए थे वो H2O यहाँ विद्यमान। अब यहाँ से जो H2O विद्यमान है यह इस H को ग्रहण करके दो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। तो इस ढंग से अपने जलीय विलयन में अम्ल जो होता है वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहेगा, और साथ ही साथ जो ऋणायन होगा वह ऋणायन उपस्थित रहता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि अम्ल अपने जलीय विलयन में किस आयन के रूप में उपस्थित रहता है,
आप H प्लस आयन के रूप में न बता करके उसे बताएंगे कि वह हाइड्रोनियम आयन वहाँ पे विद्यमान हो, धनायन के रूप में वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहेगा। नेक्स्ट है, यदि हम जलीय विलयन में किसी क्षार का जलीय विलयन लें तो आप जानते हैं क्षारक की डिफिनीशन ही यही है कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देता हो, यानी OH माइनस आयन देता हो। तो यहाँ पे क्षारक जब जल में घोला जाएगा तो निश्चित तौर पे वो क्या हमको प्रोवाइड करेगा, OH माइनस आयन देगा। उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NaOH, ये उसको जब हम जल में घोलेंगे तो सोडियम का धनायन मिलेगा और OH का यहाँ पे ऋणायन मिलेगा। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को अगर हम जल में घोल रहे हैं तो यहाँ पे एनायन मिल रहा है आपका अमोनियम का और कटायन मिल रहा है आपका हाइड्रॉक्सिल आयन के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अम्ल तथा क्षारक को जलीय विलयन बनाना चाह रहे हैं या जल में घोलना चाह रहे हैं तो कैसे हम इसको घोलें और इसे घोलते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अम्ल तथा क्षारक को जब जल में घोला जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। इसी कारण से हमें अम्ल या क्षारक को जल में घोलते समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती हैं। वे सावधानियां कौन सी हैं वही हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम हमेशा अम्ल तथा क्षारक को जल में मिलाएंगे, ना कि जल को अम्ल या क्षारक में। ध्यान रखिएगा कि अगर हमें एसिड और वाटर, एसिड का जलीय विलयन बनाना है तो सबसे पहले हम एक बीकर में वाटर ले लेंगे और धीरे धीरे उसमें एसिड एक एक बूंद दो दो बूंद करके डालेंगे। और यह जो प्रक्रिया होनी चाहिए, एसिड डालने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह धीरे धीरे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 ml 4 ml 10 ml उसमें एकाएक डाल दें। अगर हम एकाएक डाल देंगे तो होगा क्या, निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होगी और ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो कांच का हमारा जो बीकर है यह टूट सकता है। यहाँ पे है कि एसिड में हम वाटर को कभी नहीं मिलाएंगे। जैसे हम कहें कि हम बीकर में एसिड को ले लें और फिर उसमें वाटर को मिलाएं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है कि क्योंकि जब इसमें हम एसिड को ले रखा है हमने और जब इसमें वाटर के कण आकर के गिरेंगे तो जितने कण गिरेंगे वो पूरा का पूरा 100% इसमें रिएक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से काफ़ी मात्रा में हीट रिलीज होगी। इस केस में ऐसा नहीं था। इसमें चूंकि जल के कण ज़्यादा हैं, एक एक बूंद दो दो बूंद जब करके एसिड आएगी तो उतनी अधिक मात्रा में हीट रिलीज नहीं होगी। किंतु यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यदि एसिड पहले से ही हम ले रखे हैं और इसमें वाटर की बूंदें मिलाएंगे तो जितनी वाटर की बूंदें आएंगी पूरा का पूरा एक साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और एसिड अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ हीट ज़्यादा रिलीज होगी। इसीलिए मिक्सिंग की प्रक्रिया में हम अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल या क्षारक में। दूसरी सावधानी इसमें है, मिश्रण करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो धीरे धीरे होनी चाहिए, एक एक बूंद दो दो बूंद तीन तीन बूंद करके करना चाहिए। तीसरा इसमें है कि जिस पात्र में मिश्रण कराया जा रहा हो उसे हिलाते रहना चाहिए। जब यहाँ पे इस बीकर में आप एसिड डाल रहे हों तो उसे धीरे धीरे सेक करते रहिए, जिससे वह जो एसिड है पूरे वाटर में मिल करके डाइल्यूट होती जाए, एक ही जगह पर न उपस्थित रहे कि वहाँ पे अभिक्रिया तीव्र हो। इसे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अम्ल या क्षारक के जल में मिश्रण
की जो प्रक्रिया होती है ऊष्मा छोपी होती है, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि जल को अम्ल में मिलाया जाएगा तो संपूर्ण ऊष्मा एक साथ निर्गत हो जाती है, जिससे कांच टूट सकता है। तो ये कुछ सावधानियां थी किसी अम्ल या क्षार के जलीय विलयन को बनाते समय हमें जिन्हें ध्यान में रखना होता। नेक्स्ट हमारा है किसी अम्ल या क्षारक की जो प्रबलता है वह क्या है। तो मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि यदि हम कोई एसिड ले लें तो इसकी प्रबलता का निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह अपने जलीय विलयन में कितना H+ आयन दे रहा है। कोई एसिड अपने जलीय विलयन में जितना अधिक H+ आयन उत्पन्न करेगा वह उतना ही प्रबल होगा और उतना ही प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। और जो एसिड अपने जलीय विलयन में कम H+ आयन उत्पन्न करेगा वह उतना ही दुर्बल होगा। अर्थात वे एसिड जो अपने जलीय विलयन में अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रबल कहेंगे, और जो कम उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल या वीक एसिड कहेंगे। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है, कौन कम उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे कुछ एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे HCl को जब हम जल में डालते हैं तो ये भी H+ और Cl- आयन देता है। और CH3COOH को ले लें, इसे भी जब हम डालेंगे -H+ देता है। अब प्रश्न उठता है कि हमने HCl को डाला तब भी हमको एक H मिल गया, और CH3COH को डाला तब भी हमको एक H मिल गया। तो इसमें हम प्रबलता को कैसे पहचानें? प्रबलता वास्तव में यहाँ से जज नहीं हो पाएगी कि एक अणु के वियोजन में कितने H+ मिल रहे हैं। यह निर्भर करती है उस अम्ल की वियोजन की मात्रा पर। वियोजन की मात्रा क्या होगी? जैसे हम कहें कि इसके हमने 100 कण ले लिए, तो इसके जो 100 कण होंगे यदि वियोजित होकर के मान लीजिए 98 कण बनाया और 98 कण Cl- के बनाया। आफ्टर डिसोसिएशन if HCl produces 98 particles of H+ ion and 98 particles of Cl-, और जब हम इसके 100 कणों को हम लेके चलते हैं तो देखा गया है कि इसके मान लीजिए 10 कण बन पाए और इसके भी 10 कण बन पाए। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन तो सेम रखा था, 100 कण CH3COH यानी एसिटिक एसिड के भी हमने जल में डाले थे, और HCl के भी जल में हमने उतने ही कण डाले थे, 100 कण। किंतु जो वियोजन हुआ, इसका डिसोसिएशन हुआ, केवल यहाँ पे 10 कण बने, यानी केवल 10 कणों का वियोजन हुआ, और यहाँ पे 98 कणों का वियोजन हो गया। तो यदि यहाँ पे 98 कणों का वियोजन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी और यहाँ पे H+ आयन की मात्रा कम होगी। तो प्रबलता का निर्धारण इस ढंग रूप में होता है कि उस अम्ल की वियोजन की मात्रा कितनी। तो यहाँ पे जो वियोजन की मात्रा जिसकी अधिक होगी वह प्रबल होगा, तथा जिसके वियोजन की मात्रा कम हो वह दुर्बल होगा। आइए अब देखें, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड H+ और OH- आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन।
अभी हमने बताया अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ से तो हमको प्रबलता पता चल जाएगी, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। अब यह अम्ल कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, अब हमें तो दिखाई नहीं देगा कि 98 कण इसके वियोजित हो गए या एसिटिक एसिड के केवल 10 कण वियोजित हो गए। तो कैसे हम पता करें कि HCl हमारा प्रबल अम्ल होगा और एसिटिक एसिड जो होगी हमारी ये दुर्बल अम्ल होगा। इसके लिए एक सार्वत्रिक सूचक का निर्माण किया गया है। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर का डेवलपमेंट हुआ है, जो अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता को निर्धारित करता है। सार्वभौमिक सूचक है क्या, पहले तो इसे देखें। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण है जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करता है। जैसे हम कहें कि सार्वत्रिक सूचक को अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस ढंग से, ये सार्वत्रिक सूचक है कि जब इसमें H+ आयन की सांद्रता जो होगी 10⁻⁻1 होगी तो यह इस कलर का दिखेगा। जब 10⁻⁻2 होगी तो यह इस कलर में दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सार्वत्रिक सूचक एक है कि किसी एसिड को हमने मान लिया ले लिया और उसे हम इस इंडिकेटर पर डाल दें। जब हम उस इंडिकेटर पे डालेंगे तो यदि उसका कलर ऐसा हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि उसमें H+ आयन की सांद्रता मैक्सिमम है। जैसे जैसे उसमें H+ आयन की सांद्रता घटती जाएगी उसका जो लाल रंग है वो फेड होता चला जाएगा और धीरे धीरे जब H+ आयन की सांद्रता काफ़ी कम हो जाएगी तो वह क्षारीय विलयन के रूप में हमें दिखेगा। आप देख रहे हैं कि 7, अभी हम इसको समझाएंगे कि 7 जो pH मान होता है यह किसी उदासीन विलयन का होता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे यह जो स्केल है यही हमारा सार्वत्रिक सूचक है। अभी हम इस पर अलग से विचार करेंगे। यहाँ पे सार्वत्रिक सूचक या की अगर डेफिनेशन की बात आए तो यह अनेक सूचकों का मिश्रण है जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करता है। कि विलयन में कितने H+ आयन उपस्थित हैं उसकी सांद्रता के हिसाब से उन विलयनों के कलर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा है कि pH स्केल क्या होती। किसी भी अम्ल की प्रबलता को नापने का जो तरीका है उसमें एक तरीका है आपका pH स्केल। pH का फुल फॉर्म होता है, एक जर्मन शब्द है पुसांस। P से पुसांस और H से हाइड्रोजन आयन। तो जो H बताता है यहाँ पे pH में वो तो हाइड्रोजन आयन की को रिप्रेजेंट करता है और P जो बताता है पुसांस बताता है। और पुसांस का इंग्लिश वर्जन जो है उसका मतलब होता है पोटेंशियल या शक्ति। अर्थात pH का मतलब क्या निकल के आया, H+ आयनों की शक्ति। pH क्या मेजर करता है, किसी विलयन में कितने H+ आयन विद्यमान हैं। तो जिसका pH मान यहाँ पे pH मान जो है वह किसी विलयन में H+ आयनों की शक्ति का मेजरमेंट होता है।
पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहा गया। अब ये पीएच स्केल का कैलकुलेशन कैसे होता है इसे हम चार्ट में देखते हैं और फिर हम सार्वत्रिक इंडिकेटर पर इनकी पहचान करेंगे। देखिए पीएच है क्या, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। व्हाट इज पीएच? पीएच की जो डेफिनेशन होती है कि किसी विलयन में, मान लीजिए ये हमने विलयन ले लिया, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा अगर हमसे पूछा जाए तो हम यहाँ पर उपस्थित जो H+ आयन हो उसकी सांद्रता निकाल लें और इस सांद्रता का निगेटिव लॉग ले लें। लॉग एक प्रक्रिया है, इस निगेटिव लॉग को लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा पीएच हो जाएगा। तो अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग लेने पर प्राप्त होता है। अर्थात pH value of any solution represents the negative logarithm of H+ concentration in that solution। आइए हम देखें कि वाटर के केस में pH मान कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जल की दशा में इसका वियोजन पहले हम करें तो जल कैसे वियोजित होता है, तो आप जानते हैं कि H2O को यदि हम वियोजित करेंगे तो H+ आयन तथा OH- आयन में टूट जाएगा। और आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे कि एक कंसेप्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक गुणनफल, और यह आयनिक गुणनफल वाटर के संदर्भ में इसकी जो वैल्यू आती है वो 10⁻⁻14 आती। और आयनिक गुणनफल है क्या? जल के विघटन के उपरांत जो हमारे धन आयन और ऋण आयन बने हैं, अर्थात H+ आयन तथा OH- आयन बने हैं, इन्हीं की सांद्रताओं का गुणनफल है। तो आयनिक प्रोडक्ट और कुछ नहीं है, जल के विघटन से उत्पन्न H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रताओं का गुणनफल है। किसी भी आयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस आयन को लिखते हैं और उसके बगल में बड़े ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को लगा देते हैं, तो यही सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये H+ आयन और OH- आयन का जो गुणनफल है ये 10⁻⁻14 आए। अब चूंकि यहाँ पे एक जल के विघटन से हमें H+ आयन और एक OH- आयन मिला था, अर्थात इनकी संख्या बराबर है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंस द नंबर ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH- आयन। अब यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम H+ आयन और OH- आयन अगर दोनों बराबर होंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, H+ आयन और OH- आयन का जो गुणनफल 10⁻⁻14 है, इसको हम दिखा सकते हैं कि यह संख्या और यह संख्या जब दोनों बराबर, मान लीजिए इसके कंसंट्रेशन को हमने X मान लिया, तो जितना इसकी कंसंट्रेशन है उतनी OH- आयन की भी कंसंट्रेशन है, तो ये भी X हो जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू आ जा रही है हमारी 10⁻⁻14 आ रही। अब यहाँ से दिख रहा है कि X² बराबर हो गया 10⁻⁻14, तो यदि हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷। अर्थात H+ आयन की सांद्रता तथा OH- आयन की सांद्रता दोनों जब X है और दोनों की वैल्यू कितनी आ जा रही है 10⁻⁷ आ जा। अब यहाँ पे H के केस में है, पानी के केस में जो यह विलयन मिला हमें उसमें H+ आयन की सांद्रता हमको मिल गई 10⁻⁷, और जो pH मान को डिफाइन किया गया था वह था निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन।
तो निगेटिव लॉगरिथम आप H प्लस आयन के रूप में, चूंकि हमको पीएच को डिफाइन करना है, तो जब H प्लस आयन की सांद्रता हमको आ गई तो उसी की हम निगेटिव लॉगरिथम ले लें। तो निगेटिव लॉगरिथम आप H प्लस आयन विल बी इक्वल टू पीएच मान उसी का हो जाएगा। और यहाँ पे निगेटिव लॉगरिथम की वैल्यू कितनी आई थी, 10 टू द पावर माइनस 7। जब यहाँ पे हम लॉग लेंगे तो माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7 देगा। और अगली कक्षाओं में आप इसको पढ़ेंगे कि इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 7। तो यहाँ पे पीएच मान वाटर का अगर हम निकालेंगे, ये पीएच ऑफ वाटर कितना आ गया आपका 7। और हम जानते हैं कि वाटर जो होता है यह एक उदासीन विलयन है। तो किसी उदासीन विलयन के लिए जो पीएच मान होगा वह आपका आ गया 7। नेक्स्ट इसमें है, अब यदि पानी से अधिक H प्लस आयनों को धारण करने वाले विलयन की दशा में हमने देखा कि पानी के लिए जो पीएच होगा, वाटर के लिए पीएच होगा, वो वैल्यू आ गई है 7। और 7 आया कहाँ से था, जब इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 था, तो इसी का हमने नेगेटिव लॉगरिथम लिया था। अब यदि इससे ज़्यादा H प्लस आयन धारण करने वाले विलयन हो, जैसे हम कह दें किसी विलयन में H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो 10 टू द पावर माइनस 5, तो 10 टू द पावर माइनस 7 कम है, 10 टू द पावर माइनस 5 ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ पे निगेटिव पावर लगा हुआ है। अगर पॉजिटिव पावर होता +7 होता तब तो ये ज़्यादा हो, किंतु निगेटिव होने की वजह से 10 टू द पावर माइनस 5 की कंसंट्रेशन, ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है। अब यदि हम इसका निगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो आप देख रहे हैं कि H प्लस आयन अगर ये 10 टू द पावर माइनस 5 कंसंट्रेशन हम इसकी ले लें तो जो 10 ये ग्रेटर देन है 10 टू द पावर माइनस 7। अब अगर हम इसका पीएच मान निकालेंगे तो माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 5, ये वैल्यू आ जा रही है 5। अर्थात यहाँ H प्लस आयनों की संख्या अधिक है। H प्लस आयनों की संख्या अधिक है कि मतलब ये क्या होगा, अम्लीय होगा। जहाँ पे H प्लस आयन ज़्यादा होंगे वो अम्लीय होंगे, अतः यह विलयन अम्लीय होगा। और पीएच मान आप देख रहे हैं कि इसका जो पीएच मान आया, यह पीएच मान आ रहा है 5। अर्थात अम्लीय विलयनों का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। इसी प्रकार यदि हम क्षारीय विलयन का केस लें तो क्षारीय विलयन के केस में जो इनका पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ यह आपके कोर्स में इनको डिटरमिन करना नहीं था, किंतु मैंने यहाँ पे यह हिंट देने का प्रयास किया है कि पीएच मान कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये आपको 11th क्लास की कक्षाओं में इन्हें कैलकुलेट करने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पीएच स्केल पर। तो पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक की वैल्यूज दी गई रहती हैं। और यहाँ पे जो 7 है पीएच मान, ये बीच में एकदम। इसके राइट में जब आप जानते हैं तो इसका जो कलर हो रहा है 7 से 8 पर, 8 से 9 पर, 9 से 10 पर, जैसे जैसे इसका पीएच मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह विलयन क्षारीय होता जाता है। इसकी क्षारीयता बढ़ती जा रही है और इसका जो रंग होगा वो आप देख रहे हैं कि डार्क ब्लू की तरफ बढ़ रहा है। अर्थात क्षारीय विलयन का जो कलर होगा वह डार्क ब्लू की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे पीएच मान कम हो रहा, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे इसकी अम्लीयता बढ़ रही है। विलयन अम्लीय होता जा रहा है और
जब इसका pH मान 0 और 1 के बीच में होगा तो निश्चित तौर पे यह स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का सूचक होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डार्क रेड कलर की तरफ अम्लीय विलयन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो pH वैल्यू जिसकी 7 होगी यह तो उदासीन है। इससे लेफ्ट में या इससे कम pH मान वाले जो वैल्यूज हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 या इसके बीच का कोई वैल्यू अगर आपको दी गई रहे तो हम कहेंगे कि वह क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7, 8, 9 या इनके बीच की कोई वैल्यूज अगर दी गई रहें तो कहेंगे कि होमोविलेन क्या होगा, क्षारीय होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि जब हम NaOH को यहाँ पे हमने लिया और इसका जलीय विलयन बनाया तो N में तो OH माइनस आयन आता है, तो H प्लस कहाँ से आया? और pH मान जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम देता है। नेगेटिव लॉगरिथम आप H प्लस आयन है। तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि एक कंसेप्ट होता है कि pH निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि pH प्लस POH की जो वैल्यू होती है ये 14 आती है। तो जिस विलयन का pH मान कम होगा उसका POH मान ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ग्राफ में, ये नीले कलर का जो एरिया दिख रहा है ये प्रबलता दिखा रहा है H प्लस आयन की। तो आप देख रहे हैं कि एसिड साइड में H प्लस आयन की प्रबलता ज़्यादा है, इसका ज़्यादा एरिया घेरे हुए है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं H प्लस आयनों की सांद्रता कम होती जा रही है। और नीचे जो दिया गया है ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे जब यह प्रबल अम्ल था उस समय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी कम थी, किंतु जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते हैं POH की जो मात्रा हो रही है वह मात्रा बढ़ती जा रही है और अम्ल की मात्रा यहाँ पे घटती जा रही है, pH की मात्रा घटती जा रही है। तो यहाँ पे यह H आयन कंसंट्रेशन के घटने की जो प्रवृत्ति है उसके विपरीत OH माइनस आयनों की यहाँ पे बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो आप देख रहे हैं कि OH माइनस यहाँ पे ज़्यादा है किंतु यहाँ पे H प्लस आयन काफ़ी कम है। अब यहाँ पे OH 14 जरूर दिया है लेकिन ये 10 टू द पावर माइनस 14 H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे है वो 10 टू द पावर माइनस 14 है जब pH मान 14 होगा। और यहाँ पे जब आप आएंगे 3 के केस में अगर हम देखेंगे तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 3। तो निश्चित तौर पे -3 है और माइनस 14 है, तो -3 बड़ा है -14 की तुलना में। तो इस ढंग से pH और POH की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी विलयन का pH मान 3 है तो उसका POH मान ज्ञात कीजिए। तो किसी विलयन का pH मान भी होता है, उसी विलयन का POH मान भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और pH और POH मान में जो संबंध है वो pH प्लस POH की वैल्यू 14 के बराबर आती है। यदि pH वैल्यू 3 दिया गया होगा तो उसका POH मान 14 माइनस 3 दैट विल बी 11 होगा। तो इस ढंग से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके pH वैल्यूज़ क्या होती हैं उसे हम देखते हैं। एक है आपका पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस या जठर रस आपके आमाशय में उत्पन्न होता है। इसका pH मान आप देख रहे हैं 1.2 है, यानी काफ़ी स्ट्रांग एसिड है ये। नींबू का रस है उसका pH मान 2.2 है, अर्थात जठर रस से कम अम्लीय यह है। आगे बढ़ेंगे, जो रक्त होता है उसका pH मान 7.4 है, 7 से ज़्यादा है, इसलिए यह क्या हो गया आपका स्लाइटली क्षारीय हो गया। इसका नेचर जो होगा रक्त का वह क्षारीय होगा।
शुद्ध जल का जो होता है पीएच मान वह 7.0 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह जो होता है इसका पीएच मान 10 है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रांगेस्ट बेस होता है जिसका पीएच मान मैक्सिमम यानी 14 के बराबर। तो इस ढंग से हम देख पाते हैं कि जिन विलयनों का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होंगे, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा वे क्षारीय होंगे। लवण हम जानते हैं कि लवण यानी Cl का केस ले लें तो Na+ और Cl- देते हैं। इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं लगभग बराबर है। तो यहाँ पे लवणों को माना जाता है कि ये उदासीन होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि सभी लवण उदासीन होंगे। इसमें आगे चल करके जब हम लवण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ लवण क्षारीय नेचर के होते हैं, कुछ अम्लीय नेचर के होते हैं, किंतु सामान्यतः अम्ल का पीएच मान 7 से कम, लवणों का 7 और क्षार का 7 से अधिक माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें प्रबलता, अभी हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेंथ या किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता को कैसे मेज़र करेंगे। तो एक थियरी है, रिटन में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। किसी अम्ल या क्षारक की जो शक्ति होती है या प्रबलता उसके जलीय विलयन में उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। HCl तथा एसिटिक एसिड का मैंने यहाँ पे उदाहरण भी लिया हुआ है, इसे आप कर चुके हैं। अब इसमें अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि स्ट्रांग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, स्ट्रांग बेस क्या है या वीक बेस क्या है, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे वो उस नोट्स के रूप में आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अर्थात वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4 या NO3। इसी प्रकार वे अम्ल दुर्बल होंगे या वीक होंगे जो अपने जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेंगे, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इस टाइप के जो एसिड्स होंगे वे वीक एसिड की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार स्ट्रांग बेस क्या होंगे? वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में अधिक OH- आयन उत्पन्न करेंगे वे स्ट्रांग बेस होंगे, जैसे KOH, NaOH etc। दुर्बल क्षारक क्या होंगे? वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में कम OH- आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहेंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने अभी बताया था कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अर्थात इनकी जो प्रबलता होगी वो डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। वियोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी क्लास 11th की चीज़ है, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बस अभी इतना जानते रहिए कि जो अम्ल अपने जलीय विलयन में ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न करे या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करे वो तो स्ट्रांग होगा, और जो कम उत्पन्न करे वह वीक होगा। इसी प्रकार से जो ज़्यादा OH- आयन उत्पन्न करेगा वह प्रबल क्षारक होगा, स्ट्रांग बेस होगा, तथा जो कम उत्पन्न करेगा वह वीक बेस होगा। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।